बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आज का शो बड़ा मजेदार और बड़ा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। नई सुबह में हमें हमारे गेस्ट ज्वाइन करेंगे। कि आज के शो में बहुत सारी आप लोगों के मतलब की फ़ायदे की बातें होने वाली हैं, बहुत मज़ेदार सी चिट चैट होने वाली है। मैं हमेशा ही कहती हूँ मज़ेदार चिट चैट उसको कहती हूँ जिसमें यकीनन कहीं ना कहीं आप लोगों का कोई ना कोई फ़ायदा छुपा हो। तो आप लोग भी शो का हिस्सा बन सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए। जैसे मैं अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाऊँ, आपको पता चले कि वो किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी रेलिवेंट फील्ड क्या है, उस हवाले से उनसे ढेरों क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सब माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। तो इस वक्त हमें जिन दो पर्सनैलिटीज़ ने ज्वाइन किया उनका मैं आपसे करवाती हूँ इंट्रोडक्शन। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड एक डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद है हमारे साथ, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर कवल मुबारक ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू सो मच। कैसी हैं? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फैट। ऑन माय राइट हैंड साइड एक और बड़ी सीनियर पर्सनालिटी, और मैंने आप लोगों को कहा ना कि डॉक्टर्स चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, वो हमेशा इंसानी मसीहा होते हैं। इस वक्त मेरे साथ ऑन माय राइट हैंड साइड मौजूद हैं फाउंडर वॉइस ऑफ हेल्थ, होम्योपैथिक मेडिकल एक्सपीरियंस उनका ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस रख के आज यहाँ पे बहुत सारे उनसे सवालात, बहुत कुछ सीखने का मौका और यकीनन बहुत सारी फायदे की बातें आप लोगों के लिए होने वाली हैं। मेरे साथ नई सुबह के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो आने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वेनस का कि जिन्होंने आज की मॉर्निंग के लिए हमारे नाम का इंतखाब किया। नहीं डॉक्टर साहब, यू डिजर्व्ड इट, और आप माशाल्लाह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो यकीनन जो है वो हम चाहते हैं लोगों तक मजीद अच्छी बातें जो है वो पहुंचे। डॉक्टर साहब, आपसे अगर बात की जाए होम्योपैथिक से आपका ताल्लुक है, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये जानूँ कि बेसिकली होम्योपैथी क्या है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त 3 तरीका इलाज सही जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, वो 3 तरीका इलाज है। उनमें एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है और हर्बल है। सही। हर्बल में क्या होता है कि जड़ी बूटियाँ या हर्ब्स ले ली जाती हैं और पूरी की पूरी हर्ब को बतौर मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है, या एक से ज़्यादा हर्ब्स मिला ली जाती हैं। एलोपैथिक ये करते हैं कि उसमें से जो पर्टिकुलर उनका इंग्रेडिएंट है, हाँ। वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम होम्योपैथिक पे आ जाते हैं तो हम ये करते हैं कि उन हर्ब्स की पोटेंसी फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं। जब वो पोटेंटाइज हो जाती है तो हमारे नज़दीक वो एक बेहतरीन मेडिसिन जो है वो तैयार हो जाती है। तो बस ये बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है कि हम पोटेंसी की शक्ल में मेडिसिन को इस्तेमाल कराते हैं, और दूसरे जो 2 तरीका इलाज हैं वो क्रूड फॉर्म में मेडिसिन को जो है वो इस्तेमाल कराते हैं। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने जैसे अभी यहाँ पर स्किन की बात की ना डॉक्टर साहब, के कॉन्फ्लिक्ट है, बड़े क्वेश्चंस क्रॉस होते हैं। जी। तो ऐसे ही व्हेन इट कम्स टू होम्योपैथी, क्योंकि मैं भी इस स्पेस से गुजरी हूँ, क्योंकि मेरा अपना जो खानदान है वो एलोपैथिक से पूरा रिलेट करता है ना, तो हम भी गुजरे हैं इस स्पेस से कि हमें भी बड़ा ये सुनने को मिला है कि जी होम्योपैथी तो स्लो इलाज है, और होम्योपैथी से तो आप इतना जल्दी इफेक्टिव नहीं है। होम्योपैथिक का इलाज जो है वो आपको लोग बोलते नहीं करवाना चाहिए, कोई बोलता करवाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो यूज टू हैं होम्योपैथिक इलाज से, हमें फ़र्क भी पड़ता है। मेरी मामा शुगर पेशेंट है और वो टोटल अपना जो उनका ट्रीटमेंट चलता है वो होम्योपैथी की चल रहा होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ज़रा लोगों का दूर करेंगे जो ये वाले कॉन्सेप्ट सबने बनाए हैं। अब ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 तरीकों से दिया जाएगा। दोनों एक से तो ये है कि एलोपैथिक बैकग्राउंड है और उनका कॉन्सेप्ट है। हाँ। एक बात यह है कि अगर एलोपैथिक वाले हमें ये कहते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट स्लो है, तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये है कि आप मुझे ब्लड प्रेशर का एक पेशेंट बता दें जिसको आपने लॉन्ग पीरियड मेडिसिन ना दी हो, यहाँ तक कि वो कब्र में चला जाता है और रहता ब्लड प्रेशर का पेशेंट ही है। शुगर का कोई एक पेशेंट मुझे एग्जाम्पल दे दें कि आपने सारी ज़िंदगी उसे दवा खिलाई, एंड पे वो ठीक हो के कब्र में गया हो। So true. इसी तरीके से रेमेटाइड आर्थराइटिस या जॉइंट्स पेन या जोड़ों के दर्द का कोई पेशेंट तो दिखा दें जो ठीक हुआ हो। तो फिर आप सारी ज़िंदगी खिलाएं तो फास्ट है। और हम ये कहते हैं कि जब आप दुनिया से ट्रीटमेंट कराने के बाद हमें मौका दे रहे हैं, तो आपने स्टार्ट लिया था एक जर्नल फिजिशियन से, महल्ले के एक जर्नल फिजिशियन से आपने स्टार्ट लिया था। उसने आपको रेफ़र कर दिया था हॉस्पिटल में। सही। हॉस्पिटल की ओपीडी में दिखाने के बाद आप चले गए हैं स्पेशलिस्ट के पास। स्पेशलिस्ट ने फिर एक बोर्ड फॉर्म किया है और एंड पे ये कहा है कि साहब ये तो लाइलाज बीमारी है,
अब आप आ गए हैं होम्योपैथिक के पास और आप ये चाहते हैं कि मुझे जो डॉक्टर साहब ने आज दवा दी है अगले हफ्ते जब मैं आऊँ तो ठीक होके आऊँ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। exactly. यहाँ टाइम लगेगा। हाँ। लेकिन एक्यूट फेज में अगर हमारे पास आते हैं तो अब वो ज़माना नहीं रहा जो स्टार्टिंग का था। स्टार्टिंग में ये था कि हमें हायर पोटेंसी से डराया जाता था। हमारी जो एजुकेशन थी, वे ऑफ एजुकेशन था, उसमें हायर पोटेंसी से कमिंग डॉक्टर को जो है वो डराया जाता था। लेकिन आज का डॉक्टर ये समझता है कि इस पेशेंट को कौन सी पोटेंसी की नीड है, तो हम तो अब एक्यूट फेज में घंटों में ट्रीटमेंट कर लेते हैं, दिनों का भी नहीं रहा, घंटों में ट्रीटमेंट होता है। यानी पेशेंट आया और वहीं से रिलीफ लेके जाएगा। तो अब वो बात जो कहना कि साहब वो लेट करता है या स्लो करता है, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। बिल्कुल 100% ये कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म है। फास्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में हर तरह से मौजूद है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं, हमने कहीं से ये सुना है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, कहीं से सुना है कि बिल्कुल ही नहीं होते। आप बेहतर हमारी जो है वो रहनुमाई इस मामले में कर सकते हैं। साइड इफेक्ट, पहले तो ये समझें कि साइड इफेक्ट खुद क्या होते हैं। हाँ। साइड इफेक्ट का मतलब ये है कि आप एक चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सही, वो चीज ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, उसके नतीजे में कुछ और पैदा हो गई है डिजीज, ये कहलाएंगे साइड इफेक्ट। आपने एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट शुरू किया, दूसरा ऑर्गन डिस्टर्ब हो गया। आप गए तो थे जोड़ों के दर्द के लिए, मैदा भी खराब हो गया। आप गए तो थे जोड़ों के दर्द के लिए या किसी और ट्रीटमेंट के लिए, पता चला लीवर भी खराब हो गया। ये साइड इफेक्ट्स हैं। ये साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ। लेकिन अगर होम्योपैथिक साइड पे आते हैं तो होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है उसके प्रूविंग का एक तरीका है और वो ह्यूमन बॉडी पर प्रूव की गई है। हाँ। ये एनिमल्स पे प्रूविंग नहीं है। डॉक्टर साहब की बात को जरूर कंटिन्यू करेंगे। हमारे रेगुलर कॉलर एक हमारे साथ मौजूद है, जवार हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जवार साहब? हेलो जी जी जवार साहब, जी जी, जो डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें आप। साइड इफेक्ट की बात हो रही थी, तो होम्योपैथिक मेडिसिन चूंकि ह्यूमन बॉडी पर प्रूव हुई हुई हैं, तो यहाँ हमें पता है, हमने ये दवा दी है, इसके बाद हो सकता है पेशेंट ये वाली सिम्टम दे, लेकिन वो साइड इफेक्ट नहीं है। हम और कंफर्म हो जाते हैं कि जो मेडिसिन चूज की है वो परफेक्ट है। एग्जैक्टली। तो वो जो सिम्टम सामने आएगी वो टेम्परेरी बेस पर आएगी, यानी कुछ देर के लिए आएगी, फिर खुद से रिमूव हो जाएगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में साइड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। सही। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक दवा सिर्फ फायदा करे नुकसान ना करे, ये आपका क्वेश्चन अगर इस अंदाज से है तो इसका जवाब ये है कि अगर हम बगैर प्यास के गैर जरूरी पानी भी पीना शुरू कर दें तो भी वो साइड है। क्या बात है डॉक्टर साहब, इतनी खूबसूरत बात पे ना एक चाय का ब्रेक तो बनता ही है। हम जा रहे हैं अपने टी ब्रेक पे, आपने कहीं पे निशाना, हम यूं गए और यूं वापस आए। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट टी ब्रेक। अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोग खुशामदीद कहती हूँ हंसने की वजह के। आज हम बात करने वाले हैं और बात कर रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें चल रही थी। यानी एक तरफ आपकी स्किन के मसलों का हल हम पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ हम होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है और उससे किस तरह से हम फायदे उठा सकते हैं, हम वो बातें करें। एग्जैक्टली ऐसा ही। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मजे का सवाल है मेरे पास आपके लिए, और वो सवाल फिर मैं यहाँ से भी लिंक करूंगी। बात यह है, हम अगर आवाम की बात करें तो आजकल हमारी आवाम कहती है भाई कुछ भी हो, हेल्थ हो, इलाज हो, हमारा स्किन से रिलेटेड हो, हमारे पैसे बचने चाहिए। अब ये बताइए कि होम्योपैथिक इलाज महंगा है या सस्ता है? से अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि स्किन का अभी तक जो आपने टॉपिक लिया वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए लिया, लेकिन स्किन बेचारी बहुत ज्यादा बीमार होती है। स्किन डिजीजेस बहुत सारी हैं। एक्जिमा आ गया, सोराइसिस आ गया, इचिंग आ गई, कट्स आ गए या एक्नी पिंपल्स आ गए, स्किन से रिलेटेड डिजीज बहुत है। अब डिजीज बहुत है तो ट्रीटमेंट भी उसी लिहाज से होगा। जहाँ तक बात है महंगे और सस्ते होने की, तो होम्योपैथिक की तो खूबसूरती यही है कि ये लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का जहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, वहाँ बैग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात आती है तो बैग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, बस थोड़े से पैसों में जो है वो इलाज बेहतरीन हो जाता है।
यानी वो तमाम डिजीज़ जो कहीं और किसी अच्छे अंदाज से एक्स्ट्रा उस पर कॉस्मेटिक का अंदाज इख्तियार करके की जाती हैं, होम्योपैथिक में इनटेक मेडिसिन से वो सारे रिजल्ट्स जो है वो ले ली जाती हैं। ओरल मेडिसिन खाते हैं, लोकल भी आ गई हैं, यानी कि लोकल नहीं है, लोकल भी हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लोकल दी जाती है। लेकिन इंटरनल मेडिसिन जो है, ओरल मेडिसिन जो है, चूँकि बॉडी को वो फ्रेश करती है तो स्किन खुद ब खुद फ्रेश हो जाती है। तो लो कॉस्ट में हम यहाँ से जो है वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं, और ऐसा लेते हैं कि बाज़ औक़ात वो स्कारिंग जो कहीं और ख़त्म नहीं होती वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से जो है ख़त्म हो जाती है। और फेस के लिए तो होम्योपैथिक वैसे ही बहुत ही अच्छी समझी जाती है कि फेस ट्रीटमेंट पे होम्योपैथिक मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आप फेस पर क्या सूरत हाल है, यानी बीमारी क्या है, एक्नी पिंपल्स हैं या ये कि मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो फेस पर स्कारिंग आ गई है, या कोई और गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ थी और उसके इफेक्ट फेस पर आ गए, या उसने कॉस्मेटिक जो लिया वो एलर्जिक कर गया और उसकी वजह से जो है फेस की स्किन जो है वो ख़राब हो गई है। तो इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में जो है वो मौजूद है, और ओरल है, लोकल भी है, लेकिन ओरल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं और बहुत तेज़ी के साथ मिल जाते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर आप जैसे लेट्स सपोज डॉक्टर कंवल हमारे पास है, सर्टिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको खुद बता रही हैं एक चीज़ के, अगर कोई भी हमारे पास आता है तो पहले कंसल्टेंट हम उसको कंसल्ट करते हैं कि भाई आपकी स्किन के लिए ये सूटेबल है, ये सूटेबल नहीं है। डॉक्टर साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी नाकिस जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, ऑब्वियसली हम दवाई का नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन होम्योपैथी में ऐसी एक मेडिसिन मौजूद है जो आपके ये अनवांटेड हेयर्स खत्म कर देती है, जो गैर ज़रूरी बाल जो लेडीज़ के चेहरे पे आ जाते हैं, जिस तरह से लेज़र से ख़त्म हो जाते हैं, इस तरह से कोई मेडिसिन भी है यकीनन। ऑब्वियसली दवाई का नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन आप उस पर ज़रा ब्रीफली बात कर सकते हैं। देखिए, ये एक प्रॉब्लम है, हाँ। और प्रॉब्लम भी हार्मोनल है, ऐसा ही, और हार्मोनल मेडिसिन होम्योपैथिक में यकीनन मौजूद हैं। बिल्कुल। आप पर्टिकुलर एक मेडिसिन की तरफ इशारा कर रही हैं, मैं उस इशारे को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ कि वो फिश से रिलेटेड एक मेडिसिन है, ऐसा ही। और वो न सिर्फ हार्मोन्स को ठीक करती है, हाँ। बल्कि गायनोकोलॉजिकली और बहुत सारे वो रिजल्ट्स जो ख़वातीन चाहती हैं वो मिल जाते हैं उस मेडिसिन से। यानी देखा जाए तो वो लेडीज की एक बड़ी दवा है, बिल्कुल ऐसा। बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स जो है वो तनहा एक ही दवा जो है उनके बहुत सारे उस गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, प्लस अनवांटेड जो हेयर्स हैं वो खुद ब खुद जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो है एक दवा तो वो पर्टिकुलर जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी, लेकिन उसके अलावा जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री लेने में हमारे समझ में ये बात आती है कि पेशेंट किस तरफ है, डॉक्टर साहब इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जो है बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल इस मामले में पूरा एक ब्रीफ आंसर लूंगी कि हिस्ट्री के बाद प्रॉपर किस तरह से पेशेंट को गाइड किया जाता है। एक छोटी सी ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हो नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे कि ये जो मेडिसिन की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले तो हम ज़ाहिर है पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पता करते हैं कि वो बेसिकली किस डिजीज़ से गुजर रहा है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी उसको कंटिन्यू करें। देखें, हिस्ट्री की अहमियत सबसे ज़्यादा है। दो चीज़ें हमें नीड होती हैं, एक तो उस वक्त की उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, सेकेंड ये कि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स या लैब रिपोर्ट्स जो है वो क्या कह रही हैं। अब होता यह है कि अनवांटेड हेयर्स स्पेशली फेस पर आना, उसका एक कॉज तो यकीनन यही है कि मेल हार्मोन उसके अंदर बढ़ चुका है, फीमेल हार्मोन का रेशो थोड़ा कम हो गया, रिजल्ट ये है कि मेल हार्मोन बढ़ गया। खुद मेल हार्मोन क्यों बढ़ा है उसके पीछे भी कॉजेज़ हैं। ये भी हो सकता है कि पीसीओज हों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन हो, उसकी वजह से जो है मतलब उसमें ये चेंजेस आ गई हैं, या यूट्राइन प्रॉब्लम है, यूट्रस के अंदर किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन आ गई है, उसकी वजह से या फाइब्राइड बनना शुरू हो गया, सीडलिंग हो गई है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जब तक हमारे सामने नहीं होंगे हम सिर्फ और सिर्फ अनवांटेड हेयर का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। exactly. इस लिहाज से हमें वो दोनों चीज़ें चाहिए, यानी उसकी हिस्ट्री चाहिए, हिस्ट्री से बात समझ में आती है और उसके बाद उसकी लैब रिपोर्ट जो है वो सामने आती है, तो हमारे लिए डायग्नोज जो है वो आसान हो जाता है। अब डायग्नोज जो है वो दो तरह का है, एक तो ये कि आप लोकल कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो अनवांटेड हेयर को सपोर्ट मिल जाती है निकलने में या ख़त्म होने में, लेकिन उसकी डिजीज़ का ट्रीटमेंट कंपलसरी है। ऐसा ही है, अंदर उसकी डिजीज़ क्या है उस डिजीज़ की मेडिसिन दी जाएगी
और साथ ही साथ जो है लोकल ट्रीटमेंट किया जाएगा तो यकीनन उसके अनवांटेड हेयर्स जो है बहुत इजीली जो है रिमूव हो जाते हैं। लेकिन वही बात है ना कि हर चीज जो है वो टाइम लेती है। हम अगर ये एक्सपेक्ट करें कि आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और 2 दिन बाद हम बिल्कुल हमारी जो है रिमूव हो जाए अनवांटेड हेयर्स, तो ऐसा तो नहीं होता। देखिए अनवांटेड हेयर्स एक दिन में आए नहीं है, उनको तो फिर बनने में एक लंबा टाइम लगा है। जब बनने में एक लंबा टाइम लगा है तो ट्रीटमेंट में कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। तो वो ये नहीं हो सकता कि जितना टाइम उनके बनने में लगा है वो सालों लगा के आए हुए हैं हमारे पास, तो अब सालों ट्रीटमेंट चलेगा, सालों नहीं चलेगा। लेकिन इतना टाइम तो दीजिए कि पेशेंट अंदर से भी ठीक हो जाए और अनवांटेड हेयर्स जो है वो खत्म हो जाए। बहुत टाइम थोड़ा लगता है, बहुत जरूरी है, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई आप वही बात है ना, हम मिसाल ऐसे देते हैं कि भाई पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए इतने साल हो गए हैं और इतने सालों का बिगड़ा हुआ मुल्क, यानी जिसको हर किसी ने आके अपने अपने हिसाब से बिगाड़ दिया है। हम किसी भी नए आने वाले हुक्मरान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बस 2 महीने के अंदर सारी चीज़ें सही कर दे, तो थोड़ा सही है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक में अगर बात की जाए शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मरीज मतलब इन मर्ज की, जो कि मेरी मम्मा भी इससे रिलेटेड है और यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे जिनके घर में होंगे ऐसे पेशेंट, तो क्या इससे प्रॉपर कंप्लीट इलाज हम उम्मीद कर सकते हैं होम्योपैथी से शुगर और ब्लड प्रेशर का? देखिए कोई भी ट्रीटमेंट जो है, जो जिस्म में अगर बीमारी आई है तो इलाज बहरहाल उसका मौजूद है। सिर्फ इतना ज़रूर है कि आपको एग्जैक्ट पता हो कि ये डिजीज़ आई क्यों है। सही। शुगर बाज़ औक़ात ये होता है कि शुगर होती नहीं है किसी भी वजह से, उसके साथ कोई नफ्सियाती मसला था, कोई शॉकिंग उसको ऐसा न्यूज़ जो है वो सुनने को मिल गई थी, या किसी भी, अब उसने जाकर शुगर चेक कराई, पता चला कि जी शुगर तो हाई है। ना, हाइपरटेंशन और शुगर दोनों में पॉसिबिलिटीज़ हैं। सही। यानी आपको अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया उसकी वजह से शुगर लेवल भी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर या तो बढ़ सकता है या लो हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। तो अब होता क्या है कि हमने लैब कराया, लैब में जो है शुगर आ गई, ट्रीटमेंट शुरू हो गया शुगर का। अब शुगर का ट्रीटमेंट जो है वो 2 तरीकों से, एक तो ये कि जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम पड़ी हुई है, जैसे कि पैंक्रियाज है, आपने पैंक्रियाज को हेल्दी करने की कोशिश की है। सही। एक ये है कि शुगर का अब शुगर रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर आई हुई है, तो शुगर रेजिस्टेंस आई हुई है तो किस कॉज की वजह से आई हुई है, उस कॉज का अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि शुगर नील हो जाए। जिसकी बेहतरीन एग्जाम्पल खुद मेरी मिसेस हैं, उनको शुगर डायग्नोज हुई, उनको पहले कहीं और चांस दिया, फिर मैंने कहा नहीं आप अपने ट्रीटमेंट पे आएँ। आज उनकी शुगर नील है, वो प्रॉपर लाइफ जो है वो अपने सर्वाइव कर रही हैं। तो शुगर नील हो सकती है उस सूरत में जब को आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि कॉज क्या हुआ है, तो इंशाल्लाह शुगर जो है वो नील हो सकती है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का मामला है। ब्लड प्रेशर तो एक्चुअल खुद तो डिजीज़ है ही नहीं ना, किसी न किसी डिजीज़ का बाइनरी इफेक्ट है जो ब्लड प्रेशर की शक्ल में सामने आ रहा है। तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब ये दूसरी बात कि ब्लड प्रेशर की वो दवा जो बहुत ज़्यादा उधर टैबलेट की शक्ल में इस्तेमाल की जाती है, उससे एक हकीम जो है वो असरोल के नाम से यूज़ कर रहा है, होम्योपैथिक उसे अपने नाम से यूज़ कर रहा है, उसी से बनी हुई वही दवा उधर भी है, वही दवा होम्योपैथिक में भी है, बेस सेम है, बेस सेम है, नाम चेंज, तबीब अपना नाम रखेगा, होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने उसका अपना नाम रखा हुआ है, और जाहिर है कि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट है। अगर तो कॉज पता चल जाए तो फिर तो ट्रीटमेंट है, अगर कॉज नहीं है और हेरिडिटल चली आ रही है ये डिजीज़ फैमिली में, तो अब यहाँ क्योर करना आसान नहीं है। सही। तो शुगर हो गया तो इसका ट्रीटमेंट अगर हेरिडिटल है, पूरी फैमिली में चला आ रहा है, तो आप ये चाहें कि अब ये यहाँ पर जो है वो जब हमारे पास आए हैं तब भी लेट आए हैं, तो वो ख़त्म हो जाए तो ख़त्म होना यहाँ भी आसान नहीं है, मुश्किल होती है। तो इसी तरीके से ये शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर, या कोई मतलब अगर हेरिडिटल हो तो मुश्किल है, वरना देखिए एग्जैक्ट हमें कॉज मिल जाए ना तो बिल्कुल क्योर हो जाती है। क्या बात है, जबरदस्त। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं। वापस आने के बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास जो मैंने दोनों डॉक्टर से करने। आपने कहीं भी नहीं जाना, कहीं मत जाइएगा, हम अभी जा रहे हैं और अभी वापस आ रहे हैं। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। फायदा हो तो डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे पूछूं कि होम्योपैथी का क्या सबसे बड़ा फायदा क्या है? होम्योपैथिक का सबसे बड़ा फायदा तो वही है जो आप शुरू से लेकर चल रही हैं कि साइड इफेक्ट तो खैर बिल्कुल नहीं है। सही। दूसरी बात यह है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है कॉस्ट वाइज लो कॉस्ट है। सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि होम्योपैथिक
जो डॉक्टर है वो आपसे एक रिलेशन बनाता है। आप जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हिस्ट्री लेते वक्त जो है साथ ही साथ लिख नहीं रहा होगा, बल्कि आपको कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ आपकी बात सुन रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा। वो उसकी जो उस वक्त की ऑब्जर्वेशन है वो उसी में वो सब कुछ फैसला ले लेता है। सो ट्रू। हाँ, यानी हिस्ट्री ली उसने, और हिस्ट्री लेते वक्त उसने मेडिसिन चूज नहीं कर ली, बल्कि उसने जहन में लाया कि इसकी मेडिसिन की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। तो वो क्रॉस क्वेश्चन कर लेगा, क्रॉस क्वेश्चन करके अपनी मेडिसिन को कंफर्म करेगा कि जिस एंगल को मैंने सोचा है एग्जैक्टली पेशेंट में यही बात है या कुछ और बात है। हमने जनरल प्रैक्टिस में ये देखा, होम्योपैथिक प्रैक्टिस में, कि हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं और प्रॉब्लम पूरा जो है वो दे रहे होते हैं कि एसिडिटी बढ़ी हुई है, पेट में जलन हो रही है, पेट का निज़ाम ख़राब है, यानी हाइपर एसिडिटी की सारी सिम्टम दे रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिक जो है डीऑक्सीजनेटेड होते हैं। तो होम्योपैथिक के पास जब आएंगे तो आपको ये एडवांटेज है कि वो कंफर्म कर सकता है कि ये चूँकि डीऑक्सीजनेटेड है तो मैंने सिर्फ इसका ऑक्सीजन लेवल ठीक करना है। तो हमारी एक मेडिसिन है, सिंपल मेडिसिन है, वो जब हम देते हैं तो उसका ऑक्सीजन लेवल बैलेंस होता है। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल बैलेंस होता है उसकी वो हार्ट बर्निंग भी ठीक हो जाती है, उसके पेट का निज़ाम भी ठीक हो जाता है। तो होम्योपैथिक की एडवांटेज जो है वो यही है कि पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान एक ऐसी रिलेशनशिप बनती है जो लॉन्ग टर्म चलती ही रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे अभी हमने कोविड का एक दौर गुजारा, ठीक है ना, उसकी एक वैक्सीन थी, लोग वो वैक्सीन लगवा रहे थे तो ही अपने आप को कंसीडर कर रहे थे कि हम सेव हैं। चिकन पॉक्स की अगर बात कर ली जाए उसकी अलग वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, क्या होम्योपैथी में वैक्सीन का कोई ऑल्टरनेट मौजूद है? अच्छा, ये आपने ऐसा क्वेश्चन किया कि अब आपकी वैक्सीन थोड़ी साइड हो जाएगी। क्यों? बात यह है कि वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है ही होम्योपैथिक का। होम्योपैथिक की जितनी दवाएं हैं उनका एक प्राइमरी इफेक्ट है सही, जिसको हम नाम देते हैं डिजीज़, और एक सेकेंडरी इफेक्ट है जिसका नाम देते हैं हम ट्रीटमेंट, यानी जिससे जो बीमारी पैदा हो सकती है उसी को पोटेंटाइज करके दे दीजिए तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे सारी दवाएं बनी हुई हैं। गोया वैक्सीन का जो बेस है वो हम है। हमने वैक्सीन नाम नहीं रखा, हमने पोटेंसी नाम रखा है कि हम पोटेंटाइज करके मेडिसिन देते हैं। उनके यहाँ वैक्सीन भी वही करती है कि उसका प्राइमरी इफेक्ट ये है कि उसने अंदर डिजीज़ पैदा की, और सेकेंडरी इफेक्ट ये है कि बॉडी ने उस डिजीज़ के खिलाफ एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर दी और बॉडी हेल्दी हो गई। तो सेम यही काम हमारी दवाएं करती हैं। इसीलिए बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने दवा दी और पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब जिस तकलीफ़ के लिए दवा ली थी वो थोड़ी सी बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट, तो वो जो थोड़ी सी बढ़ गई है वो होती थोड़ी देर के लिए ही है, क्योंकि उसने और क्लियर किया है बॉडी को, और क्लियर किया है, उसके बाद वही दवा उसको ठीक भी कर रही होती है। तो कोरोना की आपने बात की, कोरोना के दौरान आपको पता है जिस अंदाज से यहाँ वैक्सीन लग रही थी, बिल्कुल ऐसा ही, पेपर वर्क हो जाता था और वैक्सीन, तो होम्योपैथिक की 2 दवाएं हमने उस दौरान इंट्रोड्यूस करवाई। हमारे दूसरे मुल्क में जो है एक और दवा थी, लेकिन हमारे क्लाइमेट के मुताबिक 2 दवाएं थी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई। जिन लोगों ने वो दवाएं यूज़ की उनमें कोरोना की सिम्टम पैदा ही नहीं हुई थी, और वो तादाद थोड़ी नहीं थी, बेशुमार थी, क्योंकि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, हम वॉइस ऑफ हेल्थ के तहत पूरे शहर में जो है सेमिनार्स करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस देते हैं, तो हमने वो मेडिसिन भी जो है फ्री बांटी। तो ये रिकॉर्ड पे है कि जिन लोगों ने वो 2 दवाएं इस्तेमाल की उनमें कोरोना की सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हुई। ये दूसरी बात कि वैक्सीन जो है गवर्नमेंट की चूंकि बॉन्डिंग थी तो लगवाना पड़ी, और लगवाने में कोई हर्ज भी नहीं थी। तो कोरोना पे हमारे मतलब कोरोना के दौरान जो है, कोरोना जिनको हो गया अगर वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे आए तो उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिले, यानी कि हेल्दी हुए दोबारा से और कम वक्त में हुए।
बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि वही सही कह रहे थे कि मैं बात करूंगा तो वैक्सीन साइड हो जाएगी। मतलब ज़ाहिर है बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन वो जैसे अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब के जो है वो हकीम ने अपना नाम दे दिया, एलोपैथिक ने अपना नाम दे दिया और होम्योपैथिक ने अपना नाम दे दिया, तो बस यही है सारा। लेकिन सारा घूम फिर के चक्कर एक ही जगह पे आके ख़त्म होता है कि आपकी जो होम्योपैथी मेडिसिन है ना वो आपको अच्छा रिलीफ देती है, इफेक्टिव है, आपका कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है और आपका जो है ना वो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। प्रोग्राम का टाइम अपने बिल्कुल अख्ताम पे पहुंच चुका है। मैं आप दोनों से ज़रूर एक चीज़ चाहूँगी, आप जो हैं वो उन लोगों को, हमारे जो यंग ब्लड हमें देख रहा है, अगर वो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, एस्थेटिक फील्ड को, तो उनको क्या एक छोटा मैसेज देना चाहेंगी? और डॉक्टर साहब आपसे डॉक्टर कंवल के बाद मैं ये मैसेज लेना चाहूँगी कि जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं उनको अब होम्योपैथी की तरफ भी आना चाहिए, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स बन रहे हैं उनको और कितनी मेहनत करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? डॉक्टर कंवल पहले आपसे। देखिए, जो एस्थेटिक फिजिशियन है ये एक मेडिकल फील्ड है, ये एक जनरल फील्ड नहीं है। तो मैं सारे जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं जो मैं कहना चाहूँगी कि उसके लिए मेडिकल फील्ड को अपनाना पहले ज़रूरी है। सर्टिफाइड कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये सर्टिफिकेशन कैसे ली जाती है, कहाँ से ली जाती है, ये आसान नहीं है। सही, बिल्कुल जाती है। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी आप भी थोड़े से अल्फाजों में, बिल्कुल कम टाइम है। होम्योपैथिक फिलॉसफी के तहत जो है सिम्टोलॉजी बेस है, यानी सिम्टम्स ली जाती हैं और दवा चूज़ कर ली जाती है, लिहाजा हर बीमारी की दवा चूज़ हो जाती है। हम अपने डॉक्टर से ये कहेंगे, जो वॉइस ऑफ हेल्थ ये मिशन भी लेकर चल रहा है, कि अब आप सिर्फ सिम्टोलॉजी पर ना रुकें, बल्कि उसके साथ साथ पैथोलॉजिकल जो सिम्टम्स आ रही हैं या पैथोलॉजिकल लैब्स जो बता रही हैं उसके मुताबिक भी दवा को चूज़ करना सीखें। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या बात है, बेहतरीन दो बेहतरीन मैसेजेस के साथ आज का प्रोग्राम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर कंवल, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। बहुत सारे यकीनन आप लोगों के फायदे की बातें आज के शो के तहत आप लोगों तक पहुंची होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।